समझते हैं कि हम 100 करोड़ हैं। आप 100 करोड़ की भीड़ हो सकते हैं। 100 करोड़ में से 1% भी लोग इस राष्ट्र को बचाने के लिए मरना नहीं चाहते, वो लड़ना नहीं चाहते। उनकी लड़ाई भगत सिंह लड़े, कभी सुभाष सिंह लड़े, कभी नरेंद्र मोदी लड़े, कभी योगी लड़े, वो नहीं लड़ेंगे। जब समाज नहीं लड़ता तो राष्ट्र बचता नहीं है। देश चलाने के लिए सरकार है, सरकारें चलाएंगी, ये आए हैं ये भी चले जाएंगे, कोई और आएगा, और हम लोग दीनहीन की तरह इनसे भी मांग करेंगे, उनसे भी मांग करेंगे, हम खुद नहीं लड़ेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि एक समाज के तौर पे मुत्तहिद हैं, यूनाइटेड हैं, वो लड़ते हैं तो सरकार भी उनके साथ खड़ी होती है। आप 100 करोड़ लोग हैं, आपकी कोई सुनता नहीं है, क्योंकि आप यूनाइटेड नहीं हैं। आप किसी को ना फायदा पहुंचाते ना नुकसान, आप अपने स्वार्थों के लिए लड़ते हैं। पेट्रोल के दाम कम हो जाएं, जीएसटी कम हो जाए, इनकम टैक्स में छूट मिल जाए, आप लेते रहिए। उन्होंने तो कभी मांगी नहीं कि इस देश में, क्योंकि जीएसटी से उन्हें कोई लेना देना है, न वो कानून को मानते, वो भीड़ तंत्र में इस्तेमाल करते हैं। बंगलौर में 500 गाड़ियां चला देते हैं, आप कानून में उनकी फर्जी उभरते रहते हैं कि किसने किसकी गाड़ी चलाई। दिल्ली में दंगा कर देंगे, शाहीन बाग पे बैठ जाएंगे, वो तो एक्शन में बिलीव करते हैं। इसीलिए मैंने आज भी कहा कि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन कर दिया। वो तो इस चक्कर में तो नहीं बैठे थे कि हिंदू आएंगे, हम ये करेंगे, हम पुचकारेंगे, हम समझाएंगे। उन्होंने कहा आग लगा दो, मार दो, 11, 15, 12 लाख हिंदुओं को मार दिया बंगाल में। आप कहते रहे, आप विनती करते रहे। तो भगवा आतंकवाद हो और उसमें सेना के लोगों को भी शामिल किया जाए, वो एक एजेंडा है। और भारत में सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, हमारे सिस्टम में हैं लालची लोग हैं, उनके चवन्नी के स्वार्थ में वो देश को बेच रहे हैं, राष्ट्र को बेच रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ी तादाद हिंदुओं की सबसे ज्यादा है। सर, हमारा अगला प्रश्न है आपसे, जैसा कि हम सबने कई जगह ऐसा सुना है कि हमारे देश के पिछड़ने का जो कारण है वो हमें पढ़ाया गया गलत इतिहास है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये बात कह कर के आप जो है ना समाज की कायरता को छुपा रहे हैं। इसी देश में जो इतिहास है और भी लोग पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे, और भी लोग पढ़ रहे हैं। तो ये कहना कि इतिहास गलत पढ़ा देने से आप ऐसे हो गए, तो क्या समाज स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ता है उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ता? उसके अलावा भी तो दुनिया होती है। तो जो समाज सीता पे सवाल उठा सकता है, राम पे सवाल उठा सकता है, कृष्ण पे सवाल उठा सकता है, वो समाज गांधी पे सवाल उठाने से क्यों डरता था? क्या जनमानस आपस में बातचीत नहीं कर सकता था? क्या हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसी की बात करते हैं? और भी तो बहुत सारी बातें करते हैं। क्या हम हिस्ट्री में पढ़ने के बाद ही अपना आइडल है? हम फिल्में देखते हैं, फिल्मों के बारे में बात करते हैं, फिल्मों से अपने आइडियल को चुनते हैं। तो ये कहना कि साहब हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया इसलिए हम ऐसे हो गए, ये तो नहीं मानने को तैयार। वो एक बहुत 0% उसका रोल है अपनी जगह। मैं आपको एक छोटा सी बात बताता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए पास 1 का कोर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े राष्ट्रवादी संगठन है, अरबों खरबों की दुनिया है उनकी, कई सौ साल से काम कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए पास 1 के कोर्स में 10 साल तक ये पढ़ाया जाता रहा कि मां सीता का जन्म रावण की छींक से पैदा हुआ, मां सीता के लक्ष्मण से अनैतिक संबंध थे। रामानुजन की किताब बीए पास 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था 10 साल तक। मैडम, उस 10 साल में हजारों हिंदू बच्चे पढ़ के गए होंगे, जी हाँ। हजारों माँ बाप को पता होगा। लेकिन इतना स्वार्थी और लालची और मक्कार समाज है ये कि किसी ने नहीं बोला, उनका हमें क्या करना है, हमारे बच्चा बस पास हो गया, उसको बढ़ो आगे। लेकिन क्या इस देश में कोई ये बता पाएगा कि कहीं कोई ये पढ़ा पाएगा कि मोहम्मद की तीसरी बीवी 7 साल की थी और मोहम्मद 54 साल का था? जो सच है। तो आप ये मत कहिए कि आपको गलत पढ़ाया गया। आप स्वार्थी और लालची हैं, इसलिए आपने वैसे ही ले लिया। लेकिन अब आपके जब स्वार्थों पे अटैक होता है तब तो आप सारी चीज जान जाते हैं, तब तो आप स्कूल की और कॉलेज की शिक्षा के बारे में बात नहीं करते। तो हम ये कहें कि सब पढ़ा दिया इसलिए हम ऐसे हो गए, इसमें और भी समाज लोग रह रहे हैं, वो वही पढ़ते हैं जो उनको पढ़ना है। और आप इसलिए पढ़ते हैं कि आपको विरोध नहीं करना है। आपके पुरखे, आपके घर वालों, आपके इतिहास के लोगों को गाली दी जाती है तो आप कैसे पढ़ लेते हैं? आपके पिता को, आपकी माँ को कोई गाली दे रहा है और आप पढ़ रहे हैं कि हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है इसलिए पढ़ रहे हैं। कल ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे आप? ये कहेंगे कि भाई कैसे पढ़ाया जा रहा है, आप विरोध करेंगे। लेकिन आप विरोध करके उन 100 लोगों में से अलग नहीं होना चाहते।
आप नहीं चाहते कि इस लड़ाई में मैं कूदूं यार, मैं अपने 100 में से 90 नंबर लूं, जाऊं, मुझे क्या करना। दिस बीमारी है, जिसलिए अब आज जो आप कह रही हैं इतिहास में, ये पढ़ाया जाता रहेगा, क्योंकि आपने एक समाज के तौर पे उसका प्रतिकार नहीं किया। आप लड़ना नहीं चाहते, फिर मैं घुमा के वही बात कहूंगा। इसलिए आप ये सरकार आ गई, खुश हो गए, फिर दूसरी आ गई, फिर हो गए। आप तो एक ऐसे दीनहीन लोग हैं कि कोई भी आता है वो आपको पीटता है, आप उससे कोई रास्ता निकाल लेते हैं, फिर आप 5 साल दूर करते हैं, फिर कुछ आ जाता है। आप कभी लड़ते क्यों नहीं है? सरकारें आपसे डरती क्यों नहीं है? आप टैक्स सबसे ज्यादा देती हैं, आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन, आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, लेकिन आप लड़ते नहीं हैं। आप सोचते हैं हमने टैक्स दे दिया, वो 25-30 हजार लोग न टैक्स देते, न टैक्स से कोई लेना देना, हाईएस्ट क्राइम रेट है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं, सरकारें फिर पीछे पीछे उनको पुचकारने जाती है। तो आप ये कहें कि हम आदर्शवादी लोग हैं, आप आदर्शवादी नहीं हैं, आप कायर लोग हैं, उस पर आदर्शवाद की चादर डाल के अपने उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। जिस दिन हिंदू समाज बौद्धिक रूप से प्रतिकार करने लगेगा, इंटेलेक्चुअली काउंटर करने लगेगा, तो देश में माहौल बदलेगा। और ये पिछले 6-7 साल में जो कुछ हो रहा है, इसमें भी कुछ माहौल बदला, लेकिन कुछ हिंदू चाहते हैं 24 घंटे पे हथेली पर आई जम जाए। मोदी ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, ये सब करते हैं। वो खुद क्या कर रहे हैं? वो आज भी चोरी कर रहे हैं। 50,000 की नौकरी करेंगे, उसमें भी चोरी करेंगे, उसमें भी रिश्वत करेंगे, लेकिन मोदी से राष्ट्रवाद चाहते हैं। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। सर, अब हमारा आखिरी सवाल है आपसे। आप हमारे दर्शकों को क्या ये बता सकते हैं कि वामपंथ क्या है और भारत के खिलाफ साजिश रचने में इसका कितना बड़ा हाथ है? देखिए, वामपंथ एक खूनी आइडियोलॉजी है और उस आइडियोलॉजी को ग्लैमराइज करा गया है, और ग्लैमराइज करके ये कहा गया कि वामपंथ का मतलब है गरीब अमीर के बीच में बराबरी, कोई मजदूर नहीं। ये सब बड़ी अच्छी अच्छी बातें लगती हैं, लेकिन पूरी दुनिया में वामपंथी हॉलीवुड में है, अमेरिका में है, चाइना में है, रशिया में है। भारत के संदर्भ में अगर आप देखेंगी तो 69 के आसपास इंदिरा गांधी पॉलिटिकली कमजोर हुई, तो वामपंथियों ने, भारत के वामपंथी, क्योंकि इसमें एक और क्लासिक चीज है, भारत के वामपंथियों की पार्टी का नाम पता है क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ऑफिस में अगर जाएंगी तो वहां एक भी भारतीय कम्युनिस्ट नहीं है। उसमें कार्ल मार्क्स है, उसमें जीन सिंह, पिंग सिंह, सब दुनिया भर के हैं। तो आपने तो ये आइडियोलॉजी बाहर से इंपोर्ट की है, आपकी तो है नहीं, आपके देश की तो है नहीं। तो वामपंथ ने हमारे यहाँ 69 में इंदिरा गांधी से समझौता किया कि आप राजनीति में रहें, हम आपको ताकत देंगे, लेकिन देश के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो हमें दे दीजिए। इसलिए जेएनयू एक ही नहीं है, जहां जहां वामपंथी हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, अभी आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है, मैंने यही कहा कि इस वक्त आप और हमको लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, और इसमें मोदी की बेचारे की प्रॉब्लम यह है कि वो किस किस को देखेगा। अगर उसी पार्टी के दलाल लोग मिलकर के अपने एजेंडे के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एक वामपंथी को वाइस चांसलर बनाते हैं, उनका निजी स्वार्थ हो सकता है, किसने किससे पैसे खाए, किसके कहने पे है, वो कर सकते हैं, तो फिर ये सुधर नहीं सकता। तो वामपंथी, वहां एक भटनागर नाम का आदमी है, उसने पूरे, आज जेएनयू के अंदर मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक हार्डकोर आदमी था, राष्ट्रवादी, उसने भी जब प्रमोशन हुए तो ज्यादातर 55 से 60 के आसपास प्रमोशन वामपंथियों की थी। तो आज भी व्यवस्था में वामपंथी बैठे हैं। कैसे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते हुए एक हार्डकोर कम्युनिस्ट उनका एडवाइजर बन गया, सुधीर कुलकर्णी कैसे घुस गया? कैसे चंदन मित्रा हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर, जो हार्डकोर लेफ्टिस्ट था, बीजेपी के दरमियान 2 बार राज्यसभा में उसको टिकट मिल गया? तो ऐसा नहीं है कि आपके लोगों में वो दलाल नहीं है, राष्ट्रवाद के नाम पे बहुत सारे लोगों ने इनको प्रमोट किया। आज मोदी ना उनको प्रमोट कर रहा है, ना उनको आगे बढ़ा रहा है, तो इंटॉलरेंस पैदा हो रही है। मोदी जो है देश को तोड़ने में लगा हुआ है, मोदी हिंदू मुस्लिम कर रहा है। जितने मुसलमान हिंदू दंगे हुए, उसमें से 3,995 दंगे, बड़े दंगे कांग्रेस के जमाने हुए, तब कांग्रेस सेकुलर थी। बीजेपी के दरमियान दंगा हो जाए तो ये तो हिंदुवादी। तो ये नैरेटिव की लड़ाई है।
इसलिए आज CAA के ऊपर जब कानून बनता है तो हिंदू परिवार का बच्चा हिंदू परिवार के अंदर ही हिंदुओं के खिलाफ ही बोलता है, क्योंकि उसे शत्रुबोध है ही नहीं, न बड़े को पता है न बच्चे को पता है। लिहाजा हमारी लड़ाई घर घर लड़ी जा रही है, जगह जगह लड़ी जा रही है, और ये नैरेटिव्स की लड़ाई है। अगर आप अपने बच्चों को सही बात नहीं बताएंगे, आप सिर्फ कहेंगे भाई तुम अपना काम करो, काम से काम रखो, पढ़ो लिखो जाओ, तो ये देश नहीं बचेगा, क्योंकि आप तो उसे सिर्फ कह रहे हैं अपना काम रखो, बाकी लोगों को सबसे काम है। वो मंदिर में भी जा रहे हैं, वो आर्य समाज के मंदिरों में मुसलमान वहां जाकर के शादियां भी करा रहे हैं, उन्होंने भगवा पहन, उनका जिहाद 24 घंटे है और हर चीज में है, सब्जी बेचने में भी है, फल बेचने में भी है, उनका मेडिकल में भी है, उनका दवा में भी है, तो होटल में भी, तो वो तो एक एजेंडे पे चल रहा है। आपका तो कोई एजेंडा ही नहीं है। आपको 4 मुसलमान अभी अपने यहाँ दावत दे दें और कहें आप बहुत अच्छे हैं, तो आप वहां भी चले जाओगे। वो अपने एजेंडे पे फिक्स हैं, इसलिए वामपंथ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में मुसलमान ये कहते हैं कि वामपंथियों के खिलाफ बहुत है मुसलमान, उस आइडियोलॉजी के खिलाफ, क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मानते। लेकिन हिंदुस्तान में वामपंथियों और जिहादियों का स्ट्रॉन्ग नेक्सस है। यही मुसलमान हिंदुस्तान का जो मोदी के दौर में किसी छोटी सी घटना को बड़ा बनाता है और पूरी दुनिया के मुसलमानों की चिंता करता है, लेकिन भारत का मुसलमान जिस वामपंथियों की गोद में बैठ करके लड़ रहा है, वही मुसलमान जिस चाइना के दलाल हैं हिंदुस्तान के वामपंथी, उस चाइना में नहीं पूछते कि उग्र मुस्लिमों के साथ में कंसंट्रेशन कैंप में रखा जा रहा है, नमाज नहीं पढ़, वो नहीं पूछता। उन्हें मालूम है कि भारत की पॉलिटिक्स के लिए हमें वामपंथियों के साथ रहना है, क्योंकि सीताराम येचुरी के साथ मिलने के बाद उसका जो कम्युनलिज्म है वो डाइल्यूट हो जाता है। प्रकाश कारात के साथ मिलकर जो उसका कम्युनलिज्म है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो वो चाइना के मुसलमान पे सवाल नहीं पूछता, लेकिन दुनिया के दूसरे मुसलमानों पे सवाल पूछता है। तो ये लड़ाई राष्ट्रवादियों को लड़नी होगी, समाज को लड़नी होगी। समाज सबका हल सरकार से करना चाहता है, सरकार की लिमिटेशन होती है, चाहे ये सरकार हो चाहे दूसरी सरकार हो।